मेरा नाम लालजी रायका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ और एक हमने DNT समन्वय कमेटी बनाई है, उसका भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ में झालाराम जी देवासी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष हैं। मेरे पास में भिक्कू जी रायका हैं, वो भी राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये 7 तारीख को हम लोग पाली में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसको हमने बहिष्कार आंदोलन नाम दिया है। और इस आंदोलन में हमारा मेन पर्पज ये है कि जो DNT है, विमुक्त, घुमंतु और आर्य घुमंतु जातियाँ जो 31 समुदाय हैं, उनको मिला करके सरकार ने जो नीति बनाई है और जो अलग अलग आयोगों ने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर सरकार ने एक आदेश निकाला कि केवल 31 जातियों को शामिल किया। उसमें भी 80% नाम छूट गए। जैसे मैं बताऊं कि रेवाड़ी है, लेकिन रायका और देवासी छूट गए। ऐसे हम लोग आज बंजारा की मीटिंग में गए थे, वहाँ पे राव, भाट और बंजारा एक ही कम्युनिटी है, लेकिन उनको अलग अलग दिखा दिया। जोगी और कालबेलिया को साथ में दे दिया, जबकि जोगी अलग है, कालबेलिया अलग है। बावली को दिया, बागरिया को नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं, जिससे कम से कम 80% जो हमारे जो गरीब लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, वो छूट गए। नंबर 1, इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो जिसको 20% को भी मिलने वाले थे, वो भी उसका बहिष्कार कर रहे हैं। नंबर 2, हमने इन आयोगों के आधार पर, रेणके आयोग, इदाते आयोग ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया था, आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नीति बनाई थी कि भाई हर एक स्टेट गवर्नमेंट को विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु के लिए विकास के लिए नीतियाँ बनाना है। लेकिन राज्य सरकार ने कोई उस नीतियों में खास नहीं किया। इसलिए हम 9 सूत्री मांग लेके आए हैं, जिसमें पहली मांग है कि वह इन जातियों को, जो आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि 10% आरक्षण होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण। तो ये जो जातियाँ जो पिरामिड के नीचे हैं, मतलब निचले जो उनको जो रिजर्वेशन का जो अलग अलग कैटेगरी OBC में है, ST में, SC में है, लेकिन उन वर्गों में इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। इसलिए सभी घुमंतु जातियों का एक अलग से वर्ग बनाया जाए और उस वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। ये पहली हमारी मांग है। दूसरी हमारी ये मांग है कि भाई आवासहीन, बिकॉज इसमें बहुत सारी जो समाज के लोग आवासहीन हैं, क्योंकि घुमक कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। तो गांव में 300 गज ज़मीन, जो अभी सरकार ने भी घोषित किया, लेकिन 300 गज नई ज़मीन नहीं दी, और उन्होंने जो पट्टे पहले से उनके जो पास थी ज़मीन, उसी के पट्टे दिए हैं। 300 गज ज़मीन गांव में उनको आवास के लिए देना चाहिए, और यदि पशुपालक है 300 गज उनको बाड़े के लिए देना चाहिए। शहर में उनको 100 गज ज़मीन देना चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सारे समुदाय बहुत ही पीछे हैं। इसलिए बजट में यदि 100 रुपये सरकार खर्च करती है, तो 10 रुपया इन कम्युनिटी के ऊपर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इन कम्युनिटियों की जनसंख्या, आयोग ने भी रिपोर्ट दी है कि 10% है। और हमारे ये मानना है कि राजस्थान में घुमक्कड़ जातियाँ करीब 15% है, तो राजस्थान की जनसंख्या 8.5 करोड़ है। करीब 1,23,000 से 24 जो 1,23,000 से 24 जो लाख है, वो घुमक्कड़ जातियों की जनसंख्या है। इसलिए 10% एजुकेशन पे उन पर खर्च करना चाहिए, जिसमें उनको आवासीय विद्यालय बनाने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, कला विद्यालय खोलना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए खोलना चाहिए, तभी इन जातियों का विकास हो पाएगा। एक हमने डिमांड की है कि वह इन DNT समुदाय से 1000 बच्चे सेलेक्ट करके उनको विदेश में एजुकेशन के लिए भेजा जाए, डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे कोर्सेज में, और उसकी सारी जो खर्चा स्कॉलरशिप है वो सरकार को देना चाहिए।
और भी बहुत सारी डिमांड है जो हम लोग आपको भेज दें, खास करके उनके 10% आरक्षण, 10% शिक्षा का जो बजट का उनके ऊपर खर्चा, और तीसरा उनको आवास के लिए ज़मीन। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तभी इन DNT समुदाय का विकास हो सकता है, अन्यथा ये भटकते रहेंगे और इनका विकास नहीं होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने सभी DNT कम्युनिटीज़ को, समुदायों को इकट्ठा किया है। अलग अलग समाज के लोग पास में आए हैं और एक समन्वय समिति बनाई है। सबसे पहला आंदोलन हम लोग पाली में कर रहे हैं और पाली से इस क्रांति की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद सरकार नहीं मानती है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जयपुर कूच करेंगे और सबसे बड़ा आंदोलन वहाँ पे करेंगे। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि इस बार DNT जो समुदाय है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज झुकेगा नहीं, संगठित होकर प्रयास करेगा और अपने हक और अधिकार लेगा। क्या रूपरेखा रहेगी आपके आंदोलन की? आंदोलन की जो 7 तारीख की जो रूपरेखा है, हम लोग देवासी छात्रावास में सब लोग इकट्ठा होंगे। वहाँ से पूरा जो रैली के रूप में हम लोग कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और कलेक्टर ऑफिस के सामने जो अन्यायपूर्ण आदेश है सरकार का, उसकी होली जलाएंगे। क्या समय रहेगा आपका? हमारा जो समय है वो 11 बजे रहेगा और जो ये रैली है वो करीब 1 बजे से लेकर के 3 बजे के भीतर निकलेगी। सर, आपने PC में बताया था कि घुमंतु जाति के इन वर्गों के लोग भी शामिल है, आज वो उन वर्गों के लोग शामिल नहीं है, उसका क्या कहना है? हाँ, आज हमने ये प्राइमरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्योंकि सभी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से वो 1 दिन पहले ही आएंगे या उसी दिन आएंगे, इसलिए हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक बात बताया सर, जैसे कि पशुपालकों की जो सबसे बड़ी जो संस्था है वो डेयरी है। पशुपालक सबसे बड़ा जो दूध बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, वो डेयरी को देते हैं। लेकिन आज दिन तक डेयरी के जो आप ऐसा हम देख के उनके पास वातावरण रूम में बैठते ऑफिसर्स, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में चलते हैं, हर साल घाटा बताते हैं, लेकिन पशुपालकों का उसमें कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब तक पशुपालक उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो पशुपालक का उत्थान होना स्वाभाविक रूप से। अच्छा, दूसरे वर्ग के लोग उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो उसके नाम से, मतलब पशुपालकों के नाम से अपना काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, सबसे ज़्यादा पशु राजस्थान में है। और पशु की कई कैटेगरी है, जैसे पशुपालक संघ हमने बनाया। एक है जिनका जीवन यापन पशुओं के ऊपर आधारित है, जो माइग्रेंट होकर जैसे मध्य प्रदेश चले जाते हैं और आसपास के स्टेट में चले जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम तो सरकार को बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं किया। वो इतने सालों से अपनी ज़िंदगी से समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरा जो आपने डेयरी का दिया कि जैसे किसान पशुपालन, जिसके जैसे किसान 100 रुपये कमाता है तो 40-50 रुपये उसके पशुपालन से ही आता है। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, जो आपने आवाज़ उठाई, डिसीजन मेकिंग है, उसमें उनकी भागीदारी नहीं है पशुपालकों की। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको कैमल का, कैमल मिल्क डेयरी नहीं ले रही, जबकि स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। कैमल की संख्या सबसे कम होती जा रही है राजस्थान में, और क्यों? क्योंकि कैमल उनके लिए प्रॉफिटेबल अभी नहीं रहा। कानून ऐसा बनाया जो काला कानून है, उसके कारण कैमल का जो व्यापार होता था पहले, वो व्यापार भी बंद हो गया। अभी मैं पुष्कर मेले में जाके आया तो कैमल की प्राइस 2 से 3 हज़ार है, जो 2 या 3 साल का जो बच्चा है वो बकरी से भी कम है। हमारे झाला जी और बिक्कू जी भी एक तो आने वाली 7 तारीख को आने वाली 7 जनवरी को DNT समुदाय का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस समाज जो सड़कों पर जीवन जीने के लिए मजबूर था और जिसकी तरफ सरकार की नज़रें नहीं गई, तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार के आयोग, जो ऋण के आयोग के मार्फत से सरकार ने घुमंतु और घुमंतु के सर्वांगीण विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सबसे पहले जयपुर में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों के पास गए, हम लोग उनको आग्रह किया, निवेदन किया, हाथ जोड़े, सारी समस्याएं बताई, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब जब सरकार सत्ता हाथ खड़ी कर लेती है
तब जनता के सामने एक ही राह होती है, एक ही रास्ता होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन के मार्फत से सरकार की नींद को जगाया जाता है। मंत्री जी के पास हम लोग गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मुख्यमंत्री जी के पास में जाओ, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, क्या नाम था साहब, मदन जी दिलावर साहब, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास में कुछ नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं थी। हम वहां से निकल गए, कोई बात नहीं, या तो मुख्यमंत्री जी के पास जाओ या दिल्ली चले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। भाई आखिर में जनता, राजस्थान की जनता आपको वोट देती है, सरकार बनाती है, सत्ता बनाती है, पीड़ा वेदना लेकर यहाँ कोई नहीं सुनता तो जयपुर जाते हैं, और जयपुर वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। इसलिए मजबूरन हमें कहीं न कहीं आने वाले 7 जनवरी नई क्रांति की शुरुआत होगी, और वो क्रांति की आग हम लोग पूरे राजस्थान में लेके जाएंगे। जब तक ये बहरी गूंगी सरकार नहीं छुड़ेगी तब तक आंदोलन और इस धरनों के मार्फत से कहीं न कहीं धमाके करके उस बहरी सरकार को छुड़ाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए इस सोशल मीडिया के मार्फत से और न्यूज चैनलों के मार्फत से, क्योंकि हमारी आवाज जन जन तक पहुंचाने का काम आप जैसे लोकतंत्र के मीडिया के लीडर पत्रकार करते हो, मुझे आशा और विश्वास है कि आपके मार्फत से आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी। जिस प्रकार से देवासी, रबारी, राइका समाज की बात की जाए तो एमबीसी में 3 नाम है, उसके बाद में गाल्डिया लोहार की बात की जाए तो 3 नाम है, लेकिन इस घुमंतु और घुमंतु में सिर्फ रबारी को ही लाभान्वित किया जा रहा है। समाज का बहुत बड़ा तबका, 80% तबका इस योजनाओं से वंचित है। उसी तरह गाड़िया इन बंजारा भाइयों की बात की जाए तो बंजारा में सिर्फ बंजारा, बाकी जो भाट लगाते हैं, राव लगाते हैं, उनको, क्योंकि पहले वाले लोग तो वही नाम लगाते हैं, वो बहुत बड़ा वर्ग इस सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहा है। इसलिए इस वंचितों के लिए भाई लाल सिंह जी के नेतृत्व में गैर राजनीतिक तरीके से, निडरता के साथ, लोकतांत्रिक तरीके के साथ, प्रजातंत्र के साथ, संवैधानिक तरीके के साथ, नियम और कायदों के साथ हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और सत्य में जयते हमारी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। ये जाग चुका है और ये हम आतंकवादी नहीं हैं। आप समझिए, अगर हम सब गांव ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, अगर अपने पास 2 बैल हैं, एक बैल सींग वाला है और एक बैल बिना सींग वाला है, और दोनों से खेत में अपन समानांतर काम करके रात को उसको अगर एक नाद पे खिलाते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि 15 या 20 दिन में दूसरा बैल आपका मर जाएगा। हमें 78 सालों से समानांतर काम करके एक नाद में चलाया गया है, और हम लोग ये जो डीएनटी समुदाय हैं ये मरने पे के कगार पे हैं। हमारे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी स्थिति थी, हमारी स्थिति यूं की यूं है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि भाई हमारे भले ये छोटी बना दो, भले हमें थोड़ा दे दो, पर हमारी एक नाम अलग बना दो। ये लेकर के हम अपने समाज के लोगों के साथ आए हैं। सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जैसे साहब ने बोला, हम 78 सालों से एक ही भाव रखा है कि हमें देश को देना है। हम पशुपालक थे तो सरकार को बैल दिए, ऊँट दिए, जिनसे आपकी खेती होती थी। हमने जो भी टैक्स उसके स्वरूप में हमने कुछ नहीं लिया। हमने कभी आपका, हमारे घुमंतु लोग हैं, जंगलों में रहे हैं, ना हमने आपके रोड का इस्तेमाल किया, ना स्कूल का इस्तेमाल किया, हमने आपके कोई संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम सरकार से विनती करते हैं कि आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमारा कुछ थोड़ा बहुत विकास करिए, ताकि हम भी आप लोगों की धारा में बैठ सकें। एक और मैं बात करना चाहता हूँ लास्ट, कि हमने पूरा कैलकुलेशन किया कि जैसे हर जो आदमी जो 10,000 रुपये कमाता है वो जीएसटी के बराबर टैक्स देता है, तो इनकी जो जनसंख्या है, जो विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु की, वो राजस्थान में 1 करोड़ से ज़्यादा है। 20 लाख फैमिलीज मानिए। अभी तक आज़ादी से अभी तक 5 लाख करोड़ का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर जो खर्चा 5,000 करोड़ भी नहीं हुआ। इसलिए जो भी हम डिमांड कर रहे हैं वो हमने दिया है, उसका 10% भी नहीं है। अभी घुमंतु ना तो स्कूल का यूज कर रहा है, टैक्स दे रहा है, ना हॉस्पिटल का यूज कर रहा है, टैक्स दे रहा है, ना रोड का यूज कर रहा है, टैक्स दे रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, फिर भी टैक्स दे रहा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये कर रहे हैं, सबको संगठित करके और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि समाज ये बिखरे हुए हैं। इसलिए सरकार को लगता है ये लोग कोई आएंगे नहीं, अपने आप रहते जाएंगे। लेकिन अभी हम सरकार ये भूल ना करे, हम लोग सब संगठित होके और आएंगे और अपने हक और अधिकार लेके रहेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ 10% आरक्षण, 10% शिक्षा के ऊपर खर्च और हमारे आवास की सुविधा होनी चाहिए। थैंक यू।